सांस मतलब जब मैं 1 2 3 स्टार्ट करूंगा, आप लोग जोर सांस लेके रोकना, ठीक है ना? 1 2 3। नहीं मरूंगा नहीं, ठीक है, मतलब। अरे आ गई तू। एनीवे पॉइंट ये है कि वैसे तो और मतलब थोड़ा सा 1.5 मिनट के लिए भी हो जाता, अभी तो जस्ट खा के आया ना, अभी जस्ट दौड़ के भाग के आया। नहीं तो 1 घंटा 1 मिनट 30 सेकंड तक रख सकते, 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है actually। हाँ तो बताओ कौन कौन ज्यादा पूरा लास्ट तक टिके रहता है, हाथ उठाओ। हो लो, सच में? ओके नाइस। देखो, जब जितना ज्यादा लंबा समय तक हम ब्रीथिंग को रोक सकते हैं ना, उतना हमारा तबीयत कम होने का चांसेस होता है, मतलब ज्यादा तबीयत खराब नहीं होता है एक्चुअली। तो कोशिश कीजिए कि आप जब ऐसे आप देखो, कुछ समय के लिए आपको बहुत शांत ऐसे फील होंगे, थोड़ा सा सांस को ऐसे मतलब थोड़ा लंबा समय तक खींचते, तो पहले जमाने जो योगी वगैरह थे ना, तो वो लोग भी ऐसे ही लंबा जीते थे एक्चुअली, सांस को कम लेते थे, मतलब ज्यादा लंबा लंबा लेते थे, पर नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ सांस जो होते हैं वो कम हुआ करता है एक्चुअली। इसलिए आप लोग को एक मतलब ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं बीच बीच में, जैसे हम बोलते हैं ना, अनुलोम विलोम करते हैं, तो उससे ना अंदर का हीलिंग बाय डिफॉल्ट होता है, हमारा बॉडी में जो तबीयत वगैरह खराब होता है ना, वो नेचुरल हीलिंग है, कोई कुछ खाना का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस किया करो जब भी आपको टाइम मिलेगा, है ना? वैसे मैं वो गाना गाने के लिए भी जो जितना लंबा समय तक सांस सकते हैं, वो उतना अच्छा अच्छा गाना भी गा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना वो हमारा जैसे मंदिर में गौर आरती में गाते हैं ऐसे कि बजयो जयो गौरा चांदे, 30 सेकंड तक एक साथ मतलब आपको सांस, अब तो 30 सेकंड तो सांस ही नहीं रोक पाते थे कि बजयो तो इसलिए वो मतलब अच्छा चीज होता है एक्चुअली, सब चीज तो हीलिंग प्रॉपर्टी होता है, इसलिए गाना गाना, जैसे म्यूजिक क्लास वगैरह लगाना, ये सब कुछ बहुत अच्छा चीज होता है एक्चुअली, मतलब that बहुत हेल्पफुल होता है बोलने में। अच्छा प्रयास रह गया क्या? मैं चल जाओ ठीक है। मैं क्या क्या स्टार्ट किया, कहाँ से करूँ? चलो प्रयास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिनिति नामिने सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसको बंद कर दो। हो गया ना, सब आ गए ना? और कोई बच्चे हैं क्या? आ गए ना सब? चलो कर्टन वगैरह बंद कर दो थोड़ा सा। थर्मल फिजिक्स, हाँ थर्मल, चलो। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, वो तो अभी प्रॉपर्टी जो अभी पहले हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, अभी थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? वो कर्टन बंद कर दो, आप भी जाके उधर से बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छा अभी हम जानेंगे मतलब टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंड लेंगे, ठीक है ना? हीट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले टेम्परेचर लिखो।
वैसे टेम्परेचर हमें थोड़ा फील आता है ना, ऐसे टेम्परेचर का मतलब क्या है, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल। क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक्स एक अलग चैप्टर है, ये थर्मल प्रॉपर्टी जो मैटर के अंदर तीन चार चैप्टर्स आएंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। ये ऐसे स्टार्ट होके खत्म हो जाएंगे। एक कर्टन बंद करो, कर्टन बंद करो। मतलब वो ऐसे आपको दिखे हुए नहीं, ऐसे खत्म हो गया, ऐसे लगेगा कि ये क्या है ये। देखिए जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे टच कर रहा हूँ, इज वेरी हॉट। मतलब वो मुझे मुझे गर्मी लग रहा है, इसका मतलब क्या है, वो गर्म होगा, मैं क्या होगा, ठंडा होगा। उसी जगह पे अगर मैंने अगर किसको टच किया और मुझे अगर ठंडा लगा, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आई एम वेरी हॉट एंड सामने वाला इज वेरी कोल्ड, ठीक है ना, ऐसे वाला बात। अब अरे वो वाला मत लो, अभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो से नहीं होता है। तो उसी प्रकार के ये तो हो गया क्वालिटेटिवली हम समझना कि हाँ इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम, ये क्वालिटेटिव ना, ऐसे बोलने चुलने की भाषा है। परंतु हमें तो क्वांटिटेटिव चाहिए ना, फिजिक्स मेजरमेंट वाला चीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो मेजरमेंट करने के लिए पर्टिकुलरली उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझते हैं ना, नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मेरा लिखते थे, आपको लिखते लिख जाना होना चाहिए ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सब्सटेंस। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे कि मान चलो नॉर्मली जो मान लो एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में क्या होता है, बहुत सारे आपका मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स वगैरह होंगे, ठीक है ना। ऐसे सारे कुछ ना कुछ तो होंगे ऐसे। अभी ये मॉलिक्यूल्स मतलब ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट में है। पर तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। अभी हर एक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे कुछ वाइब्रेट कर रहे होंगे, सबको ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो इनका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि सबको वाइब्रेट कर रहे होंगे। अरे हाथ घुमाओ, मतलब हाथ ऐसे करो, हाँ। सबको ऐसे वाइब्रेट, मतलब स्लोली स्लो, रुको, सबको ऐसे वाइब्रेट करेंगे मॉलिक्यूल्स वगैरह। अब मान चलो जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, ऐसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा। जो स्लो होगा तो कौन सा, कम टेम्परेचर रहेगा। ज्यादा मतलब ज्यादा वाइब्रेट करेगा। आपके सर में लग रहा है क्या? तो हाथ को ऐसे वो कौन सा, वो ये वाला एक गाना होता है ना कि ये, नहीं नहीं नहीं, एक नंबर, उसे कहता है कुछ, दो नंबर, ऐसे ऐसे कुछ करते ना ऐसे। सेकी सेकी, हाँ कुछ तो ऐसे से होता है वो जो भी है। हाँ ट्रेन। तो उसमें क्या होता है ना, जैसी मात्रा है, मतलब इसमें तो बिल्कुल आप लोग एक नंबर माहिर हो बस। तो ये क्या है ना, जो मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ना, वो सारे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। अभी जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा वो ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेगा, जिसका कम टेम्परेचर रहेगा वो क्या होगा, कम वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। अभी देखिए देखो, जैसे मान लो इसके अंदर बहुत सारे अगर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनका टोटल इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये वाला ऑब्जेक्ट है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, इसमें होंगे, इसमें होंगे, पहले वाले में होंगे, सही बात है ना। परंतु इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा नहीं होगा, वो डिसाइड नहीं, डिसाइड कौन करेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो इसमें ज्यादा एनर्जी है, इसमें कम एनर्जी है, परंतु अगर इसका मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मॉलिक्यूल अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं हर एक मॉलिक्यूल, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसमें टेम्परेचर कम होगा। सिंपल सा बात है। अभी इसमें मान लो चलो आपका 100 जूल का एनर्जी हो सकता है, इसमें मान लो 10 जूल का एनर्जी हो सकता है, और इसका टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक मॉलिक्यूल जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा है, इसमें हर एक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो इंटरनल एनर्जी बन जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो सकता है सब्सटेंस का, पर टेम्परेचर कम हो सकता है, क्योंकि एवरेज हर एक मॉलिक्यूल स्लोली वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ये बात समझ गए टेम्परेचर का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना, एक मतलब मोस्टली आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में सुने होंगे, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम में एक टर्म होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ चीज, जैसे कि हमारा इक्विलिब्रियम में क्या नेट फोर्स फोर्स जीरो होता है, अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, टेम्परेचर सेम होता है ना, टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर सेम होता है। इसका मतलब क्या है, उसके हम एक जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो वो क्या बोलता है, आप लोग सुने भी होंगे, पढ़े क्या केमिस्ट्री में, क्या होता है जीरो थर्मोडायनेमिक्स? चुप है, वो फर्स्ट लॉ होता है। जीरो थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ये बोलता है, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट ए है, ये बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और सी भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे। ये तुम्हारा घर का भी पता है, मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए और सी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम आएगा ना, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अच्छा, ये टेम्परेचर का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, पर जो बहुत सारे प्रचलित है,
जो स्टैंडर्ड माने हैं वो केल्विन माने हैं, ऐसे केल्विन, या फिर और एक कई बार डिग्री सेल्सियस ऐसे माना जाता है। वैसे तो टेम्परेचर में भी अपना स्केल भी निकाल सकता हूँ, डिग्री सूर्यकांत सर। अभी निकाल देंगे, टेंशन लो, हर एक का अपना अपना स्केल निकालेंगे, टेंशन मतलब, ठीक है ना। तो ये सब कुछ यूनिट्स वगैरह होते हैं आपके पास, ठीक है, समझ गए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था मेरे लिखते थे, आपको लिख जाना जी। आगे लिखो, थर्मल एक्सपांशन। फास्ट लिखो। हाँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये बीटा नहीं ना, बी है ये। टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, ये बीच में इधर नहीं रहेगा, इक्वल टेम्परेचर ऑफ सी को जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत बेसिक लॉ था। लोगों को पता नहीं था कि ए और बी का टेम्परेचर सेम होगा, बी और सी का तो ए और सी का सेम होगा। वैसे बात से एक्चुअली पहले पता नहीं था लोगों को। भाई आपको पता है इसलिए आपको लग रहा है हाँ ये तो सिंपल है। मतलब ये सब ना मेरे साथ साथ लिखते चलो आप, ठीक है ना। ये सब क्या है, बकवास चीज़ है जो मैं बताऊंगा तुम्हें। लिखो, थर्मल एक्सपांशन। सॉरी सॉरी, तो रुको, पर टेम्परेचर की बात तो करते हैं। अच्छा, अभी इसको मेजरमेंट करेंगे टेम्परेचर को, है ना। किसको मेजरमेंट करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे। तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, कुछ स्केल्स वगैरह होते हैं, जिसे आप पता है, थर्मीटर स्केल्स वगैरह होते हैं। तो लिखो, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी क्या है ना, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो तरीका हम अपनाते हैं। कौन सा तरीका होता है, ये देखो, इसके ऊपर अगर जेई में ना सवाल आते हैं, जेई में और फोकड़ का मार्क्स मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, 4 मार्क ऐसे तुक मतलब ऐसे फोकड़ का मिलता है। बस एक ही फॉर्मूला होता है उसमें। इसमें दो प्रोसेस होते हैं। नॉर्मली सेकंड वाला प्रोसेस हमारा मोस्टली अभी तो सिलेबस में नहीं पूछा है, फिर भी एक बार पढ़ ही लेंगे। जब हम टू रेफरेंस पॉइंट लेंगे, टू रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, टू रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि हम एक ऐसे एक स्केल, लिनियर स्केल ऐसे बनाएंगे, जिसमें क्या होगा ना, हम एक पहले मान लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पानी कहाँ पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। पानी बॉयल किस में होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस में। ज्यादा दिमाग मत लगा, नॉर्मल एटमोसफेयर में, है ना। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या ना, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये जो साइंटिस्ट, क्या सेंटीग्रेड सेल्सियस, जो साइंटिस्ट उनका नाम था, ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है सेल्सियस। तो उन्होंने क्या करे ना, उन्होंने बोले कि यार मुझे तो कुछ तो टेम्परेचर स्केल बनाना है। उन्होंने बोले पानी जहां पर फ्रीज होता है उसको जीरो मान लो। पानी जहां पर एक्चुअली पानी जीरो पर फ्रीज नहीं होता है। पानी पहले फ्रीज होता है, उसके बाद हम उसको जीरो मान लिए। वो सेल्सियस ने मान लिया। मैं बोलूंगा नहीं, मैं 5 में मानूंगा, तो क्या दिक्कत है, चलता था। बट यही चल रहा था, चलने दो। जनवरी फर्स्ट को हमेशा फर्स्ट क्यों बोलते हैं, किसने बोल दिया, एक तो चलने दो, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हमारा नया साल तो अलग ही स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र में नया साल कब स्टार्ट होता है, गुड़ी पड़वा के दिन ना। हाँ, तो सोचो, तो हमारा अलग दिन होता है, पर अभी क्या, चल गया तो चल गया हर जगह पर। तो उससे पहले डिग्री सेल्सियस का तो चल गया, तो चल गया। उसने बोला रेफरेंस तो किसी को लेना है। तो उसने रेफरेंस किसको लिया, उसने पानी का जो मतलब फ्रीजिंग और पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर रेफरेंस ले लिया, और बोला कि 0 और 100 ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बोले ठीक, वो चीज़ चल रहा है, चलने दो बस। पर एक्चुअली पानी 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज नहीं होता है, पानी फ्रीज होता है और उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। बात कुछ और ही है एक्चुअली उसके अंदर। अच्छा, इससे भी खतरनाक बात सुनो और क्या है। फारेनहाइट, ये तो सेल्सियस कहीं पर जाके रिसर्च कर रहा था, तो उसने बोल दिया से फारेनहाइट बोल के एक साइंटिस्ट है। तो उन्होंने उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बोला कि मैं भी अपना एक स्केल बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यार मैं किसको लूंगा रेफरेंस, तो इसको नहीं पता कि इसने लिया है बोल के। तो उसने एमोनियम क्लोराइड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, उसको लिया कि 0 फारेनहाइट बोल के ऐसे। NH4, मतलब इतने जानना जरूरत है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। NH4 एमोनियम, क्या बोलते हैं इसको, एमोनियम NH4Cl ऐसे कुछ होता है शायद। ऐसा कुछ तो होता है ये, उसका सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको उसने जीरो मान लिया। उसने पानी को नहीं माना, और उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद उसने बोला कि यार कुछ ऊपर ही मानना पड़ेगा, दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो उसने ऊपर वाला सोचा, क्या मानूं क्या मानूं क्या मानूं। एक बार उसका बीवी का तबीयत खराब हुआ था उसने वो बोला कि उसका बॉडी में लगाता हूँ टेम्परेचर। तो उसने लगाया और उसको 100 मान लिया। आप भरोसा नहीं करोगे, बात सच्ची है actually। उसका बीबी का तबीयत खराब था एक बार, तो उसका बॉडी जो तो बहुत ज्यादा गर्म हुआ था। तो उसने बोला कि इसका ही रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। तो उसने 100 मान लिया। तो जब बाद में डिस्क्लोज होते तो बोलते ये क्या चल रहा है, ये टाइम पास है, ये थोड़ा फिर भी ठीक है, बीबी तो हमें चेंज होते रहते हैं मतलब जो भी है वो तो मर जाएगा, पानी फिर भी ठीक ठाक है। तब उन्होंने बोले फिर से, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जो स्केल बनाया था और उसको उसने एक्चुअली 180 माने थे, इक्वली 180 पार्ट्स में डिवाइड किए थे एक्चुअली। तो बाद में फिर से बोला कि ऐसे मत करो, ये पाप है। एक काम करते हैं, आपने इसके साथ ही बात कर लिया करो। तो उसने बोला ठीक है, तो फिर इसके रेफरेंस से वाइज ये आपका 32 फारेनहाइट आता है। और
जो हमारे इसका रेफरेंस से वाइज इन्होंने बोले कि ये कितना आता है, 212 फॉरेन आता है। और उन्होंने डिवीजन कितना रखे, 180 डिवीजन ही रखे। इन्होंने कितना डिवीजन रखे, 100 डिवीजन। इन्होंने कितना रखे, 180 डिवीजन रखे। ठीक है ना, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसका रेफरेंस, का रेफरेंस। तो अभी हमें कोई पूछा क्या, बताओ कि अगर सेल्सियस में कोई एक डिग्री बनेगा, मतलब को सेल्सियस में कोई एक वैल्यू आएगा, फारेनहाइट में वो कितना वैल्यू आएगा, बताओ, ऐसे कोई पूछा। तो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट बस, रुको थोड़ा सा। तो उसको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, सिंपल है। दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, ऐसे हमेशा किया जाता है। ठीक है ना। मतलब कितना बनेगा, C-0 अपॉन F-32 इक्वल टू 100-0 अपॉन बनेगा 212-32। वैसे तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं। या फिर दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं। पॉइंट ये है, जो सीक्वेंस आप इधर मेंटेन कर रहे हैं वही सीक्वेंस आप नीचे वाला स्केल में मेंटेन कीजिएगा, बस, है ना। उससे आपका आंसर आता है। आप इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ ही जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। जो भी आपने रट्टा लगाया हो उससे आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ कहानी इधर ही खत्म नहीं होता है। अगर मान चलो मैंने बोला, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा ना 5 डिग्री सूर्यकांत सर का स्केल में ना मेरा पानी फ्रीज होता है, कोई दिक्कत नहीं। बोला मेरे ना 95 सूर्यकांत सर डिग्री में ना हमारा पानी फ्रीज होता है, क्या करना करना मतलब सॉरी बॉयल होता है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं। तो उसने पूछा कि बता डिग्री सेल्सियस और सूर्यकांत सर में क्या क्या रिलेशन आएगा, बता। हम बोले खोल देंगे, सिंपल है। दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, कहानी खत्म। तो कितना बनेगा, C-0 अपन आएगा S-5 इक्वल टू कितना आएगा, 100-0 अपॉन 95-5। कहानी इधर जाके भी नहीं रुकता है। अगर मान चलो कोई आपको ऐसे ही बोल दिया कि भाई देखो, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल कोई भी थर्मल प्रॉपर्टी के लिए भी वैलिड होता है। कोई भी थर्मल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, थर्मल प्रॉपर्टी मतलब प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। प्रॉपर्टी मतलब जैसे मान चलो कोई बोला भाई साहब मेरा ना 0 डिग्री सेल्सियस में इसका जो प्रेशर है वो मान लो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और इसमें कितना आपका 100 डिग्री सेल्सियस में इसका प्रेशर मान लो 4 एटीएम का प्रेशर है। तो बता, ये हमारा कौन सा 75 डिग्री सेल्सियस में मेरा प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा। हम बोले कोई बात नहीं, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस, चलो एक काम होते, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। तो दिस माइनस दिस कितना आएगा, P-1 अपॉन आएगा 75-0 इक्वल टू कितना आता है आपका। अच्छा, ऊपर अगर दिस माइनस दिस किए तो बाद में दिस माइनस दिस ही करना पड़ेगा। सीक्वेंस चेंज मत क्या करो, दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। 4-1 अपन कितना बनेगा, 100-0, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये सर ने क्या बोल दिया कुछ, तो शायद ये वो हमारा हमने जो रट्टा लगाया था तो मैच नहीं कर रहा होगा, कर लेते हैं एक बार। देखिए, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या लिखा है, C/F-32 इक्वल टू कितना आएगा, 100-180 आ जाएगा। इसको कैंसिल करो तो कितना बनेगा, 5/9 आ रहा है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ऊपर चला जाएगा, 9/5C इक्वल आएगा F-32। तो इसलिए अगर इसको F इक्वल टू कितना बनेगा, 9/5C प्लस कितना बनेगा, 32 आएंगे। यही अपना रट्टा लगाए थे, याद होगा आपको, है ना। इसका अगर कोई बोला कि ग्राफ बनाओ, बना लेंगे। F वर्सेस C का ग्राफ, स्लोप कितना आ रहा है पॉजिटिव, वाई एक्स वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ जाएंगे बस। अरे बांगड़ू, पक्का, लिखो इसको तो फिर से फटाफट। कोई भी किसी को मान लो, किसी माइनस किसी को कर दो बस, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो भी चलेगा। अच्छा, प्रद्युम्न भाई साहब ऐसे बोल रहे, सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस इक्वल दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। मतलब अगर इसको इससे माइनस करो तो इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो तो इसको इससे माइनस करो बस। और पहले अगर इसको इससे माइनस करो तो बाद में इससे इसको भी माइनस करना। ऊपर सब कुछ ऊपर वाला स्केल होना चाहिए, नीचे सब कुछ नीचे वाला स्केल होना चाहिए बस। कुछ ज्यादा हो गया क्या, दिस माइनस दिस। सीक्वेंस कैसे भी ले सकते हो। और नहीं नहीं, 0, 100, 32, 212 दिया होगा सवाल में। 0 दो रेफरेंस पॉइंट दिया होगा, तीसरा वाला अब खुद को निकालना है। क्या लिखा है, थर्मल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी थर्मल प्रॉपर्टी के लिए वैलिड हो जाएगा ये। न्यू चाप, कहाँ गया वो, अन्वेष, मला वाटतली काय, मला वाटते।
सवाल में दो रेफरेंस पॉइंट दिया होगा। मतलब सवाल ऐसे आता है कि फोल्टी स्केल है, मतलब ऐसा ना सूर्यकांत सर का एक फोल्टी, आप लोग अपना स्केल बना सकते हो नहीं बना सकते हो? किसके नाम पे बनाना है बताओ? प्रद्युम्न के नाम पे, ठीक है। तेरे को बनाना है। अच्छा अच्छा सुनो, हाँ ये पता ना केल्विन स्केल कितना होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है, पता नहीं आपको ये? तो वो, और ये कितना होता है? 373.15 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस में डिवीजन कितना होता है? 100। फ़ारेनहाइट में कितना डिवीजन होता है? 180 का। मतलब ये पता नहीं सब चीज़। हाँ, 212 - 32 180 हुआ, है ना? पता चल गया ना अभी? हाँ ठीक है, गुड। और केल्विन स्केल में कितना आ गया? केल्विन स्केल में 100 है। तो 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज और 1 केल्विन का चेंज दोनों बराबर होते हैं, है ना, सेम होते हैं। अच्छा, कहानी सिर्फ इधर ही खत्म नहीं होता है। मान के चलिए आपके पास, मान चलिए आपके पास ऐसे ये है, ये वैसे गिवन है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना गिवन है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस है। ये कितना गिवन है आपका? 32 फ़ारेनहाइट है, और ये कितना आपका? 212 फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना? मान चलो फॉर एग्जाम्पल, मान चलो फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूछेगा कि ये आपका C1 टेम्परेचर है, C2 टेम्परेचर है, इसका F1 है, इसका F2 है। अभी इसमें तो 100 था, इसमें 180 था। कोई पूछा बताओ, ये C2, C1, F2, F2, मतलब ये जो डेल्टा C है और जो डेल्टा F है, इनके अंदर कितना डिफरेंस आएगा बताओ? या फिर मान लो डेल्टा C अगर 50 हुआ, डेल्टा C अगर 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो बताओ डेल्टा F का वैल्यू कितना आएगा, ऐसे पूछेगा। कर लेंगे? कर लेंगे। दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, है ना? तो कितना बनेगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एफ इक्वल टू कितना बनेगा? 100 - 0 अपॉन 212 - बनेगा 32। कर सकते हैं ना सब चीज, जो भी आ जाएगा 90 आ जाएगा, और क्या? क्यों, डेल्टा सी का वैल्यू कितना गिवन है? 50 गिवन है। डेल्टा एफ तो निकालना है अपने को। ये कितना आएगा? 100 - आएगा, सॉरी पता नहीं, हाँ सही है। 50 × 2 कैंसिल हुआ, 2 से कितना हुआ? 90 कैंसिल हुआ। तो डेल्टा एफ का वैल्यू कितना आएगा? 90। बात भी सही है कि अगर 100 में से अगर 50 है तो 180 में से कितना आएगा? 90 ही आएंगे। ये आपका आंसर है। मतलब चेंज इन डिग्री सेल्सियस विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ़ारेनहाइट। सब कुछ दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन, बोला, दिस माइनस दिस, है ना, उससे काम चलेगा। बस ये ध्यान देना, इसमें से जो दिस माइनस दिस कर रहे हो, नीचे भी दिस माइनस दिस ही करना बस। दैट माइनस दिस मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा फिर से। सिंगल रेफरेंस पॉइंट। सबल में आपको ये दो रेफरेंस पॉइंट दिया होगा ना, 0 100 32 ऐसे जो भी दिया होगा, है ना, कोई भी दिया होगा ऐसे। चलो प्रद्युम्न के नाम पे स्केल बना दे क्या? प्रद्युम्न के नाम पे बनाते हैं। बंदे हैं हम इसके। किसका मानेंगे? केल्विन में मानेंगे, डिग्री सेल्सियस में मानेंगे? डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में और प्रद्युम्न। हाँ एक मिनट रुको, पहले तो रेफरेंस तो मानना पड़ेगा ना, डक करो जो भी करना है करो, हाँ। बोलो प्रद्युम्न का क्या मानेंगे? डक। डक का होता है? अच्छा, डक यूनिट क्या? चलो ठीक है, चलो। क्या क्या बनेगा रेफरेंस? बोलो रेफरेंस। -20। मतलब प्लस में तो हो ही नहीं सकता, माइनस पर है, माइनस। -20 डिग्री डॉक, ठीक है ना? और बॉइलिंग क्या मानेगा, बताओ बॉइलिंग? एक काम करेगा, थोड़ा उल्टा मान के चेक कर लेते हैं। -100, सॉरी, इसको मान लेते हैं 110 डिग्री डी। और इसको मतलब ये दिमाग की पूरा उल्टा चल रहा है, मान चलो फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा बॉयल हो रहा है किसे, हमारा क्या बोलते हैं इसको, फ्रीज हो रहा है 110 पे, और बॉयल हो रहा है -20 डी पे। तब भी काम करने टेंशन मत लो। टेंशन नो को, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नो को। क्या बन जाएगा? ये कितना बनेगा? सी, और इसको क्या डी मान लेंगे, सही है ना? तो क्या बन जाएगा? दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, लाफड़ा ही खत्म। अच्छा, सी का वैल्यू कितना मान लेंगे? सी या माने डी मानेंगे? सी मान लेंगे। मतलब सी कितना मानेंगे? 10 20 50 क्या? छो, चलो छो मान लेते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, छो मानते हैं। तो डी में कितना आएगा ये पूछा है, तो निकालते। 6 - 0 अपॉन D - 110 इक्वल टू बनेगा 100 - 0 इक्वल टू -20 - 110। निकालो, डी का वैल्यू कितना आएगा? बस, टेंशन को ऊपर नीचे जो है उसका देखा जाएगा। ये बड़ा है छोटा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
सिंगल रेफरेंस पॉइंट कितना आ रहा है? 102 आ रहा है? 102 कैसे आएंगे, उससे मुझसे छोटे आएंगे ना। हाँ 102, हाँ सही बात है, मतलब मैं बोला इसके बीच में होना चाहिए, हाँ सही बात है। तो ये इनका आंसर 102 आ रहा है, देखो कितना अच्छा आंसर आ रहा है। अच्छा, 0.2 भी है क्या? फ्रैक्शन बता दो फिर कितना है। 5, 1 1, 5 1 1/5। ठीक है, ये टी का लेते हैं, आ जाए ना। ठीक। अच्छा, सिंगल रेफरेंस पॉइंट हम किसको मानते हैं? ये बार बार ऐसे दो दो नहीं मान के हम ना सिंगल रेफरेंस पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मानते हैं। नाम सुने कभी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? क्या होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? जहां पर है तीनों का तीनों जो स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, को एग्जिस्ट करते हैं। गलत है ये। को एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना ठीक है, आप पढ़ने बाद में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। वैसे एक्चुअली 273.15 क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कितना होता है? 16 केल्विन, मतलब 1580 ऐसे कुछ तो होता है, उसको 16 ही मान लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्विवेलेंट ना, इसको ऐसे मान सकते हैं 0.001 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मानते हैं एक्चुअली। मतलब एक्चुअली 15 थोड़ा ऐसे होता है थोड़ा, मतलब उसी हिसाब से आता है, ठीक है ना। 0.01 है या 0.001? जीरो, हाँ, मतलब वही अप्रोक्सीमेटली उतना ही माना जाता है, ठीक है ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो इतना है ना। इसको कई बार रेफरेंस ले लिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे ले लिया जाता है। हाँ, इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए 1 atm का प्रेशर होना चाहिए, मतलब जब आप पूरा एटमोसफेयर में 1 atm का प्रेशर रखोगे, और जब उसका टेम्परेचर 0.001 डिग्री सेल्सियस रखोगे, तो जो आइस का क्यूब रखोगे, वो आइस भी रहेगा, पानी भी रहेगा, और क्या रहेगा? वेपर भी रहेंगे, तीनों को साथ साथ कोएग्जिस्ट करता है। आपने डायग्राम देखे होंगे। आपका इसमें क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी किताब में है, एक बार जब इस प्रकार के ऐसे कुछ तो होता है शायद, मुझे जितना याद है। अब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मैं ज्यादा कुछ चर्चा नहीं कर रहा हूँ इसको, बार बार क्या है ना। इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। एनीवे, हमारा फिजिक्स में क्या होता है ना, जैसे मान चलो ये ऐसे 273.16 केल्विन में ये बोला होगा कि इसका जो वॉल्यूम है, ये मान लो 4 मीटर क्यूब है, ऐसे ऐसे बोला हो ना। इसका वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो पूछा हो कि बताओ ये 400 केल्विन में इसका वॉल्यूम कितना आएगा, बताओ। निकाल लेंगे। नहीं, अभी दिस मान दिस नहीं आता है। सिंपल आता है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मतलब V/400, दिस अपॉन दिस इक्वल टू 4/273.16 ऐसे होता है। क्योंकि सिंगल रेफरेंस पॉइंट है ना, तो इसलिए दिस माइनस दिस नहीं होते इसमें। सिंपली क्या होता है, ऐसे दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे, या फिर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। जिस सीक्वेंस में ले रहे हो वो सीक्वेंस हमेशा याद रखिए। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, ये ट्रिपल नोट। असाइनमेंट है सीपी सिंह का एक्सरसाइज, एक से लेके 22 तक कर लेना। थर्मल एक्सपेंशन नहीं, नहीं कल नहीं है, कल नहीं, कल तो सिर्फ सिर्फ वेलोसिटी आ रहे हैं, हमारा रोटेशन नहीं डाल रहे, ठीक है ना। थैंक यू। देखो, मोस्ट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हाँ, तो मीटर क्यों, एंड से मीटर क्यों में आएगा, उसमें क्या? आगे लिखो थर्मल एक्सपेंशन। कौन सा? वही टेम्परेचर हो गया। वही जो लिखा ना, टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन, वही टॉपिक का नाम है। दिमाग क्या? आपके दिमाग घुटनों में हो क्या? 1 kg कट्टन कहाँ गया सुजल? किसके बारे में? जिसमें जब मुझे कॉन्फिडेंस तो रिसर्च क्यों करूं मैं उसको? तो एआर को हम कंसिडर नहीं कर रहे ना, हम उसको पूरा कॉम्पैक्ट कर रख रहे हैं सर। पूरा कॉम्पैक्ट कर रख रहे हैं, कॉम्पैक्ट करके। नहीं, मैंने ये भी तो नहीं बताया खुला खुला रखा था बोल के। हैं? लिखो, थर्मल थर्मल एक्सपेंशन लिखो। लिखो। अरे वही चैप्टर चल रहा है उसका।
क्या बोल रहा था? हाँ, ये लिखो कि मोस्ट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स मोस्ट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एक्सपांड most liquids and solids expand slightly. Most liquids and solids expands slowly, slightly, हाँ sorry, expand slightly on increasing temperature. Most क्या लिखा है? Solids and liquids expand slightly on increasing temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? लिक्विड और सॉलिड्स क्या होते हैं? एक्सपांड होते हैं। थोड़ा सा ना, ज्यादा एक्सपांड नहीं होते। एक्चुअली क्या होता है? गैस बहुत ज्यादा एक्सपांड होता है। तो हम लोग अभी सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में, ठीक है ना? अच्छा, गैस के एक्सपांशन पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। वो कहाँ पढ़ेंगे? केटीजी में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है वैसे। तो इसलिए हम लोग केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें पढ़ेंगे गैस के बारे में, है ना? तो अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ फोकस किसके ऊपर करेंगे? है ना, सो इसके ऊपर, ठीक है ना? तो कुछ जब जब हम वो सब कुछ लेंगे गैस के बारे में, तो हमेशा और एक इक्वेशन आ जाएगा आपके सामने, आइडियल गैस लो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। नाम सुने हो ना, तो वो हर जगह काम आएंगे। तो फिलहाल के लिए हम हमारा जो पूरा डिस्कशन किसके ऊपर रखेंगे? लिक्विड एंड सॉलिड के ऊपर। तो सॉलिड के ऊपर रोटेशन तक हमने पढ़ के आए, इलास्टिसिटी पढ़ लिए। लिक्विड में थोड़ा बहुत एक हिंट दिए थे, उससे काम चल जाएगा हमारा ऑलमोस्ट, है ना? सारी चीजें ऑलमोस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे क्यों होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े? फोर्स अप्लाई करने से इलोंगेशन हो रहा था। अभी क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ाने से इलोंगेशन होंगे, ठीक है ना? तो उसकी डेल्टा एल, फिर से वही सब डेल्टा एल आने वाला है। अच्छा, होता है क्या ना, ये एक्सपांड क्यों होता है सॉलिड्स या लिक्विड्स? इसका रीजन छुपा हुआ है यू वर्सेस एक्स का ग्राफ के अंदर। ये बहुत दिन से देख रहे हैं ना हम लोग इसको ऐसे। केमिस्ट्री में भी हमने देखे थे इसके बारे में, है ना? इसके अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। केमिस्ट्री में हमने समझे थे, मतलब पढ़े थे एक बार, इस पे समझते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि ये वाला पॉइंट में क्या होता है आपका, जो जब मेटल के पास या फिर जब मॉलिक्यूल्स के पास जब ये वाला एनर्जी होता है, तो तब उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं? स्टेबल होते हैं ना? नहीं तो उनके पास एनर्जी कम होता है, एनर्जी ज्यादा होता है? एनर्जी कम होता है। जिसके पास जितना एनर्जी कम, उस वो उतना ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। जिस मॉलिक्यूल्स के पास जितना ज्यादा एनर्जी ज्यादा होता है, वो क्या होता है? उतना अनस्टेबल होता है। अच्छा, ठीक है भाई साहब। तो मान के चलो फिलहाल के लिए, इसके पास कौन सा कोई एक मॉलिक्यूल है या फिर कोई एक सब्सटेंस है, उससे अभी सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, बढ़िया। इन जनरल जो मैं बता रहा था, जैसे मान लो एक मटेरियल्स के अंदर अगर मान लो बहुत सारा आपका एटम्स वगैरह है, तो क्या करो? वाइब्रेट कर रहे होंगे, है ना? वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो उसमें क्या होता है ना, अगर हम कोई दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो ये दो मॉलिक्यूल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान चलो दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो वो लोग ना ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। अगर हम इस चीज को ऐसे समझेंगे, सिर्फ दो ही लेके, तो ये कुछ इस प्रकार के ऐसे मोशन कर रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे मोशन। मतलब वो दिख रहा है ऐसे ही, परंतु एक्चुअली कौन सा ना, एक्चुअली में थोड़ा सा बहुत ज्यादा अंदर घुस के देखेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार के ऐसे मोशन करेगा। ये भी कुछ कुछ इस प्रकार कुछ ऐसे मोशन करेगा, ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये लोग ऐसे बहुत पास में आएंगे, जो कि मिनिमम डिस्टेंस है, इसको R1 बोलते हैं। एक टाइम पे दोनों दूर में चले जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका R2 बोलते हैं। लेक्चर एसएचएम में पढ़ते हैं ये सब चीजें, पर वो सारे थोड़ा स्किप कर दिया, इसलिए आपको मतलब समझ लो उस चीज ना ऐसे। अभी अगर मैं पूछूं आपको कि बताओ, ये जो दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो दो एटम्स में, इनके अंदर डिस्टेंस कितना है, क्या मानोगे? R1 मानोगे, R2 मानोगे? हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके जो मानते हैं वो बोलते हैं आर एवरेज इक्वल टू कितना होता है? R1 + R2/2, ऐसे बोलते हैं। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना? अब मैं जस्ट आपको इसके बारे में बोल रहा था कि मान चलो फॉर एग्जांपल ये आपका यू वर्सेस एक्स ग्राफ है। जब भी ऐसे मान लो दो मॉलिक्यूल्स है, इनका जो फिलहाल के लिए सबसे कम एनर्जी है, ये सबसे मिनिमम एनर्जी है। आपने मान चलो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाया, क्या करें? थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाया। जैसे कैसे बढ़ाएंगे? टेम्परेचर दिए, है ना? गर्म किए, गर्म करें, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा। तो इसका तो उनके अंदर जो एनर्जी पोजेस कर रहे थे, वो इससे थोड़ा ज्यादा हो गया। मान चलो ये वाला एनर्जी है, और ये एनर्जी मान लो E1 है, एट टेम्परेचर T1 है, ठीक है ना? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस एनर्जी में कितना डिस्टेंस आ रहा है? ये डिस्टेंस है, दो प्रकार के डिस्टेंस आ रहे हैं। ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं मान चलो R1, और ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मान चलो आपका R2। ये R1 R2 क्यों आ रहे हैं? सिंपल सा बात है, R1 इसके वजह से आ रहा है और R2 इसके वजह से आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दो स्टेट में आएंगे, जब इनके अंदर डिस्टेंस R1 होगा तब भी एनर्जी कितना आएगा? E1 आ रहा है। जब ये ऐसे बनेगा तब भी एनर्जी कितना आ रहा है? E2 मतलब E1 आ रहा है। इन दोनों का जो एवरेज डिस्टेंस लूंगा, वो इन दोनों का एवरेज लूंगा, वो कौन सा ऐसे बीच में इधर कहीं ना कोई तो आएगा, और ये बनेगा आर एवरेज आएगा। सही बात है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब मान चलो हमने इसको गर्म किए। किसको गर्म किए? ये मेटल को और थोड़ा गर्म किए। गर्म करने से क्या होगा? उसके अंदर फिर से एनर्जी बढ़ेंगे।
तो मान चलो थोड़ा सा और गर्म किया और गर्म कर इस पॉइंट तक लेके आ गए। इसका इस मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी अभी E2 है, इसका टेम्परेचर T2 है। इसके वजह से जो ग्राफ में जो आ रहा है वो दो पॉइंट फिर से आ रहे हैं। कौन सा पॉइंट आ रहा है? एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, R1 डैश। और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है जिसको हम बोलेंगे R2 डैश। अब देखो, आर वन डैश में इतना शिफ्ट हुआ, पर आर टू डैश में कितना शिफ्ट हुआ, इतना शिफ्ट हुआ। तो आपको क्या लग रहा है, R1 डैश और R2 डैश को जो एवरेज लेंगे वो यही लाइन आएगा या फिर तो आगे वाला लाइन आएगा? थोड़ा सा आगे वाला लाइन आएगा ऐसे, मतलब इसको बोलेंगे कौन सा, R डैश एवरेज। तो देखो, मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बढ़ा नहीं बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ गया नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। तो पहले वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, अभी वो कैसे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे बस। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे या फिर एनर्जी अगर देंगे तो क्या होगा, तो वो एक्सपांड हो जाएंगे ना, हमें लगा ऐसे ये चीज एक्सपांड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखे थे आपने, मोस्ट liquids and solids expand slightly on increasing temperature because of asymmetric nature of UX graph, because of asymmetric, because of asymmetric nature of U versus X graph, asymmetric nature of UX graph। U मतलब वही एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ। मैं इसे क्यों बोल रहा हूं, सोच के देखिए एक बार। अगर मान के चलिए, अगर मान चलो ये वाला ग्राफ ऐसे नहीं हो गया, अगर ऐसे बनता, तब थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या? नहीं होता। क्यों? आप टेम्परेचर बढ़ाओ फिर भी इधर ही आता। तो R1 में जितना बढ़ता R2 में उतना बढ़ता। आप और एनर्जी बढ़ाओ, R1 में जितना बढ़ता R2 में उतना ही बढ़ता। बिकॉज ये एसिमेट्रिक नेचर है, इधर थोड़ा कम एक्सपांड, कम मतलब कंप्रेस हो रहा है, ज्यादा इलोंगेशन हो रहा है। इसलिए क्या होता है, चीजें इलोंगेट होते हैं आपको बस। इसको लिखना है क्या आपको? तो बना लो फटाफट, फटाफट बनाओ पर। स्केल पेंसिल का इस्तेमाल मत कीजिए, नॉर्मली बना बस तो टेढ़ा बन गया। टेढ़ा है पर मेरा है। इसका पीपीटी भी बाद में दिखा देंगे आपको। वैसे तो केमिस्ट्री वाले बताना चाहिए, पर ठीक है, हमारा आंसर में तो बता दिया हमने। केमिस्ट्री में ग्राफ बहुत बार पढ़े होंगे ना आपने, दो बार पढ़े, पर पता नहीं चल रहा होगा क्या है था इसके अंदर। फिजिक्स में समझते हैं हम बहुत सारी चीज़, बहुत सारी चीज़, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीज़ हम समझेंगे। केमिस्ट्री वाले तो ऐसे रटा लगवाते हैं, हाँ, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस क्यू। हाँ, क्यों होता है वो नहीं बोलते, बस फास्ट लो थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में, टेंशन मतलब सब चीज़। कितना पेन है तेरे पास? छः? अच्छा, छो सर से इंस्पिरेशन लेके छो, लेकिन छो पतली मत रखना बस। दो ही नहीं संभाल सकते। 1 मिनट में थोड़ा और एक बार बोल दूं क्या ऐसे ऐसे देखो, और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। T1 बड़ा, T2 बड़ा, T2 बड़ा, T2 ग्रेटर देन क्या, T1 आएगा। इसलिए क्या होगा, E2 विल बी ग्रेटर देन कितना बनेगा, E1 आएगा। अरे हाँ ना बोलो। इसका मतलब कितना बनेगा, R डैश एवरेज विल बी ग्रेटर देन कितना बनेगा, R एवरेज। इसलिए चीजें एक्सपांड होते हैं। टेम्परेचर बढ़ा है, एनर्जी बढ़ा, दो अलग अलग जगह पे आएंगे। कोशिश करो बनाने के लिए, तो ऐसे कुछ। हाँ चलेगा ना। अच्छे से क्या करना है बस, R एवरेज और आर डैश एवरेज को अलग अलग करना।
पीयूष बहुत फास्ट है उतारने में। हैं? आप लोग का दोस्त अच्छे अच्छे बन गए, सुजल आपका दोस्त बन गया बढ़िया। और पीछे में मस्त सब अपने, कहाँ वो प्रज्ञेश किधर गया? इधर ना। पापा बोल रहे थे आगे बैठने के लिए। जागा नहीं देख, वो सोने वाला बच्चे के पास जागा है बहुत सारा है। सोना वाला बच्चा, मैं वो सोने वाला बोल रहा हूँ, वो जो हीरे हीरे सोना होता है ना, उसके वाला बच्चा बोल रहा हूँ। वो सोने वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ये लिखो, क्या बोलते हैं, हाँ लिखो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर shape of object remains same. On increasing temperature, shape of object, shape of object remains same. On increasing temperature, shape of object remains same. बता रहा हूँ, but size increases. But size increases. बता रहा हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो? Shape of object remains same, but size increases. This is called photographic enlargement. This is called photographic enlargement. This is called photographic enlargement. हम लोग को लग रहा है सेप साइज तो हम सेम ही मान रहे थे, हम बोलते कि सेप साइज बढ़ गया। शेप नहीं बढ़ता है, इससे साइज बढ़ते हैं। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, दिस इज कॉल्ड फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। म्हणजे काय? म्हणजे मान चलो आपके पास ये प्लानर बॉडी है, इसमें से आपने एक चीज थोड़ा कट आउट कर लिया, इसे काट लिया, मतलब माल मसला कहाँ पर है? इतने जगह पर है ना, इतना जगह माल मसला है, ठीक है ना? अगर मैंने इसको गर्म किया तो क्या बढ़ेगा बताओ? इसका साइज बढ़ेगा, इसका छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या होगा? सब, मतलब सब कुछ बड़ा होगा, ये गैप, ये जो छोटा वाला होल वो बड़ा होगा छोटा हो जाएगा? सब कुछ बढ़ेगा ना, सब कुछ बढ़ेगा। स- सब कुछ बढ़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं, सब खाएंगे सबको मिलेगा, टेंशन मत लो। देखो ये बढ़ा ना, ये जो मैं कर रहा था, ये जो मैं कर रहा था, दिस इज कॉल्ड फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। सब बढ़ेंगे, क्या होगा? सब बढ़ेंगे, गोला भी क्या होगा? बढ़ेगा, ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ ब्रेड हाइट सब कुछ क्या होंगे? बढ़ेंगे। जैसे मान चलो आपको ऐसे सवाल पूछा होगा, ऐसे बोलो कि ऑन इंक्रीजिंग, जैसे मान लो आपको ऐसे दिया है, चलो मान चलो आपका ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट डी है, ये डिस्टेंस आपका आर है, मान चलो आर जो क्वेश्चन ऐसे पूछा है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मान चलो क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर which quantity will increase, which quantity will increase? पहला डिस्टेंस ए बी, दूसरा डिस्टेंस ए डी, तीसरा डिस्टेंस बी डी, चौथा डिस्टेंस आर। ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी बड़ा होगा। और एडी, एडी डिस्टेंस, एडी डिस्टेंस, सब बढ़ेंगे सब। सब कुछ सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टेंशन ना गो। सब बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। कैसे? प्रूफ दिखाते हैं, अभी प्रूफ हमारे पास टेक्नोलॉजी है। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा वो, मतलब वो मतलब वो टेक्निकल डिपार्टमेंट, टेक्निकल गलती है ना, ये ज्यादा मतलब समझ गए ना, मतलब हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सब कुछ बढ़ेंगे वैसे, सब कुछ बढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, सब कुछ बढ़ेंगे, ठीक है ना ऐसे। अच्छा बताओ इसमें क्या क्या बढ़ेगा? सही बात है एक्चुअली।
ये डिस्टेंस डी है, ये आर है, और ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। बताओ इसमें कौन कौन बढ़ेंगे? लेंथ बढ़ेगा, ब्रेड्थ और रेडियस, और ये जो डी डिस्टेंस, नहीं, सब कुछ बढ़ेगा, सब सब कुछ बढ़ेंगे सब। दिखा दें? दिखा देंगे अभी। इन्फिनिटी लेटर ही बड़े हो गए। ठीक है, लेटर ही बड़ा हो गया, लेटर ही बड़ा हो गया, देखा, अब लेटर ही बड़ा हो गया। है ना, सबको बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेंगे ना। ठीक है भाई सब। अच्छा ये बताओ। हाँ इसमें बताओ कौन कौन, क्या क्या बढ़ेगा। हाँ ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सब कुछ बढ़ेगा। इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर वन है, इसका रेडियस आर टू है, माल मसला इसमें भरा हुआ है, अंदर खोखला है। टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर बढ़ने से ना क्या क्या बढ़ेंगे बताना आपको, क्वेश्चन वही है। आर वन, थोड़ा देखना ध्यान से, आर टू, आर वन प्लस आर टू, फोर्थ में है आर टू माइनस आर वन। क्या फोर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आर वन बढ़ेगा, आर वन नहीं बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। फोर्थ वाला नहीं बढ़ेगा, फोर्थ वाला घटेगा। फोर्थ वाला कांस्टेंट होगा। चौथे को छोड़ के बाकी सब बढ़ेंगे। तीसरे को छोड़ के बाकी सब बढ़ेगा, अभी नाले का आर वन बढ़ा, आर टू बढ़ता, आर वन प्लस आर टू नहीं बढ़ेगा? सही है बेटा। ये कौन सा लॉजिक है? सब बढ़ेगा। कितने लोग लग रहा है सब बढ़ेगा, हाथ उठाओ। अच्छा कितने लोगों से फोर को, मतलब फोर्थ को छोड़ के सब कुछ बढ़ेगा? सब कुछ बढ़ेंगे ना, सब कुछ बढ़ेंगे। अभी दिखाते दिखाते, काहे टेंशन ले रहा, दिखाते ना, दिखाते अभी। अभी हम प्रूफ भी करते, टेंशन मत लीजिए। ये मोटा ही बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। आर टू माइनस आर वन क्या था, मोटा ही तो था। रुको जो मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। सब कुछ बढ़ेगा ना, सब कुछ बढ़ेगा, अभी सुनो ध्यान से। अभी देखो एक चीज पर यह है कि अगर आर टू माइनस आर वन भी अगर बढ़ा, जनता, ओ जनता, अगर आर टू माइनस आर वन भी अगर बढ़ा, ये तो मतलब बहुत बेसिक चीज बता मैं। अगर आर टू माइनस आर वन अगर बढ़ा, इसका मतलब चेंज इन आर टू बड़ा होगा चेंज इन आर वन से। अगर आर टू माइनस आर वन अगर बड़ा हुआ भाई, तो उसको टैप को अंदर रख दो। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, बोला अभी नहीं जा सकते, ब्रेक में जाएंगे, 10:30 रख। हाँ मैं क्या बोल रहा था आपको, पूरा मूड चेंज हो रहा है। आर टू माइनस आर वन बढ़ रहा है, इसका मतलब आर टू ज्यादा बढ़ रहा है, आर वन ज्यादा बढ़ रहा है, आर टू ज्यादा बढ़ रहा है। डेल्टा आर टू इज ग्रेटर देन डेल्टा आर वन, सही बात है, ऐसे होगा पक्का तो फिर, है ना, कि आर टू ज्यादा बढ़ेंगे और आर वन थोड़ा कम बढ़ेंगे। इसी की वजह से अभी ये भी बढ़ेगा, ये थोड़ा कम, देखो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये थोड़ा कम बढ़ेगा इससे, इसलिए ये भी बढ़ जाएगा। रेशियो विशियो छोड़ो, बाद में देखेंगे, और जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। पर मुद्दे की बात ये है, सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब खुश होंगे, सब पास हो जाएंगे, टेंशन मत लो, समझ गए ना आप लोग, है ना। तो सब कुछ बढ़ेगा, ये सब कुछ बढ़ेंगे ना, ये सब कुछ बढ़ेंगे। चलिए, तीन प्रकार के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, कौन सा प्रकार के, एक होता है लिनियर, एक होता है एरियल, और एक होता है वॉल्यूम। है ना, ये तीन तो पता है आपको ऑलरेडी, तो लिख लो। थ्री प्रकार के एक्सपेंशन होता है, एक होता है लिनियर एक्सपेंशन होता है, और एक क्या होता है आपके पास, एरियल एक्सपेंशन होता है, और तीसरा क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन होते हैं। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ आपका एल है, और ये टेम्परेचर अभी टी वन में है, या फिर एल नॉट मान लो ना, एल नॉट मान लो, ठीक है ना। अभी इनिशियल लेंथ एल नॉट है, टेम्परेचर मान लो टी वन में, या फिर टेम्परेचर टी नॉट भी मान लो, चलेगा, ये भी चलेगा ना, टेम्परेचर टी नॉट में, ठीक है ना। हमने इसको थोड़ा गर्म किया, गर्म करने की वजह से क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो मान लो इसका टेम्परेचर को हमने थोड़ा गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, टेम्परेचर ऐसे बढ़ गया, चलो लेंथ बढ़ गया, अभी बता रहे ना लेंथ बढ़ जाएगा। इसका टेम्परेचर टी है और इसका लेंथ अभी कितना हो गया, एल हो गया, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करके कैसे देखा गया है, कैसे करके,
एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इसमें जो मतलब जो एल नॉट प्लस डेल्टा एल हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्या है, एल, ना जो फाइनल लेंथ हुआ, जो डेल्टा एल है ना, जो चेंज इन लेंथ है, वो किससे प्रोपोर्शनल होता है? वो इनिशियल लेंथ, मतलब जितना बड़ा लेंथ उतना बड़ा बढ़ोतरी, है ना, उतना बड़ा चेंज। हम देख ही रहे थे इस केस में, इसका लेंथ थोड़ा छोटा था, इसका लेंथ थोड़ा बड़ा था, इसलिए ये थोड़ा छोटा चेंज हुआ, ये थोड़ा बड़ा चेंज हुआ, है ना, ऐसे हम देखे थे अभी। तो ये एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता चला कि भाई जितना बड़ा लेंथ उतना बड़ा बढ़ोतरी। और क्या देखे, और एक देखे कि जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस, डेल्टा टी मतलब कितना है, टी माइनस टी नॉट, उतना बड़ा लेंथ का चेंज। ऑब्वियस वाला बात है ना। हम बोले कोई बात नहीं, अब तो हम कर ही लेंगे, अब तो हम क्या करेंगे, अब हम डेल्टा एल को कंबाइन कर लेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कितना बनेगा, एल नॉट इंटू बनेगा डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा। और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, अल्फा, सॉरी इसको ना प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ही अल्फा होता है इस केस में, अल्फा डेल्टा टी। इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। कुछ लोग का मुंह से अभी भी आवाज नहीं आया। बिल्कुल, है ना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये हो गया, चेंज इन लेंथ ऐसे बन गया ना, चेंज इन लेंथ ये बन गया। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा डेल्टा टी, ऐसे भी लिखता है। तो इसको क्या, डेल्टा एल नॉट, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, कई बार सुना सुना लग रहा है ना, स्ट्रेन, या फिर क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो इसमें हम लोग सिर्फ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बोलेंगे, स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, है ना। स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेन आता है, इसमें स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेन किस बात की, ठीक है ना। तो इसको ऐसे चीजें याद रख सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज चेंज इन एल निकालना है तो क्या करेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे। उसी प्रकार के आपको क्या लग रहा है, एरियल एक्सपेंशन में क्या होगा, ये पहले इसका एरिया ए नॉट होगा, इसका टेम्परेचर टी नॉट होगा। बाद में जब इसका टेम्परेचर का बढ़ा दिए तो इसका एरिया ए हो गया, इसका टेम्परेचर कितना बनेगा, टी बनेगा। तो इसमें भी कितना बनेगा आपका, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट। ये किसके बराबर आएगा, इसको बोलते हैं बीटा डेल्टा टी बोलते हैं। जैसे इस केस में क्या लिख रहे थे, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट क्या लिख रहे थे, अल्फा डेल्टा टी। इसमें क्या लिखेंगे, बीटा डेल्टा टी। मतलब फिर से क्या लिखेंगे ना, ऐसे जो एरिया में चेंज होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनिशियल एरिया के साथ। जो एरिया में चेंज होगा वो प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, डेल्टा टी के साथ होगा। तो जो डेल्टा ए बनता है वो प्रोपोर्शनल किसका होगा, ए नॉट डेल्टा टी। तो फिर से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। तो वो किसके बराबर आएगा, ए नॉट इंटू बीटा डेल्टा टी। इस बीटा को हम क्या बोलेंगे, बीटा को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रहा है? तो इसको क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग बीटा इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको जो लिखेंगे ए इक्वल टू, क्योंकि ये ए डेल्टा ए कितना बनेगा, ए माइनस ए नोट आएगा ना, ए माइनस ए नोट आएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी। ये हो जाए फाइनल लेंथ है ना, फाइनल चेंज इन एरिया ऐसे होता है। उसी प्रकार के इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल इक्वल टू आएगा एल नॉट इंटू आएगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये सब कुछ आपस में बहुत अपने अपने में इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूला होता है थोड़ा सा, वैसे तो एक ही फॉर्मूला होता है, उससे थोड़ा डिराइव कर जाता है सब चीज। वॉल्यूम का आप खुद निकालिए। इतना काहे मेहनत करे बे। हम्म। कौन सा रे? हाँ टी टेम्परेचर है ना। और कहाँ पर टी लिखा हुआ है, टी टेम्परेचर ही है, मतलब फाइनल टेम्परेचर है वो। अच्छा अरे रुको रुको, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे, टेंशन नहीं आएंगे। मैकेनिक्स, हाँ खत्म हो गया मैकेनिक्स। मतलब है फ्लूइड मैकेनिक्स बच्चा है, पर वो फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया, पता भी नहीं चलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि वो एडवांस में आएंगे। पाइप लेके आओ पाइप। दुख खत्म हो जाए, जिंदगी मजा ही नहीं आएगा।
वॉल्यूम का खुद लिखो। वॉल्यूम में क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या यूज करना, गामा। अल्फा होगा, बीटा होगा, क्या बोल पड़े, गामा। और गामा को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। स्केल इस्तेमाल ना करे, हैं? इसको मार रहे हो उसको दर्द हो रहा है। बेहोश। कुछ नहीं। लिख लिया क्या आपने? लिखना उसको, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन लिखना। आगे लिखो वॉल्यूम वाला, गामा वाला कौन लिखो, गामा वाला खुद लिखो, गामा वाला। ठीक है पीयूष, अपने गामा वाला। वॉल्यूम वाला खुद लिखो। वो लिखो डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वॉल्यूम। तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना बनेगा, वी नॉट गैमा डेल्टा टी। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बल्क मॉडुलस में काम आते हैं सब कुछ, सब आएंगे, खिचड़ी बन जाएगा सब, खिचड़ी। वाईफाई बंद करने के लिए बोला था ना सबको। हाँ, तो वो चलेगा पर सबको ही वाईफाई बंद करो। हम्म, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ तेरा। बंद करो वाईफाई। अच्छा वाईफाई बंद कर तो वीडियो कैसे देखेगा? तो कौन कर, गधा। इतना दिमाग तो होना चाहिए कम से कम। अच्छा, तो अल्फा को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लो लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। तू बोल काहे नहीं रहा रे। चल। हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी, कृष्ण कृपा हो तभी, कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण, ये क्या है, डेल्टा है। और है? बहुत बड़ा चेंज होता है, वो ऊपर जैसे डंडा आता है वो ए बन जाता है वो पूरा पूरा। इसमें क्या बनेगा, डेल्टा वी इक्वल टू कितना बनेगा, वी नॉट गैमा डेल्टा टी आएगा, सही बात है ना। गैमा को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, तो फिर क्या बन जाएगा, ये बनेगा गैमा डेल्टा टी। इसको क्या बोल देंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, क्या बोलेंगे। अरे बोलो, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गाँव सेटे, खड़े हो जा। तो एक काम कर, क्लासेस स्टार्ट खड़ी होकर रहना बैठ के, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद जो फाइनल वॉल्यूम बना, फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो कितना आएगा, वी नॉट वन प्लस गैमा डेल्टा टी आएगा। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए ये तो लिख लिए होंगे आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ से आ रहे भूत। अच्छा अब अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, ये तीनों को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एरियल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। अच्छा इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, देखो ध्यान से, इसका यूनिट्स क्या बनेंगे देखो, इसका यूनिट देखो क्या बनेगा। थोड़ा सोच के देखिए एक बार, इसमें हम जो देख रहे थे, जैसे मतलब अल्फा डेल्टा टी ना, अल्फा डेल्टा टी लिखा हुआ है। अभी ये क्या लिखा है यूनिट, ये क्या लिखा है, वन लिखा है ना, वन लिखा है, वन का यूनिट कितना होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसके साथ एक कुछ नहीं चीजें ऐड हो सकता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास जो एल था, एल इक्वल टू कितना आ रहा था, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी आ रहा था। इनफैक्ट जो हमने एरिया निकाला था, एरिया का फॉर्मूला कितना आ रहा था, ए नॉट वन प्लस कितना आ रहा था, बीटा डेल्टा टी आ रहा था।
और जो हमने वॉल्यूम निकाल रहे थे, वॉल्यूम कितना आता है, V0 1 प्लस कितना आता है, गामा डेल्टा टी। तो सोच के देखो एक बार, एक बैंगन प्लस एक बैंगन होता है, एक बैंगन प्लस दो आलू थोड़ा ना होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर ये बैंगन हुआ तो ये भी क्या होना चाहिए, बैंगन ही हो सकता है। तो उसी प्रकार के अगर ये यूनिट लेस थे तो इसको भी क्या होना चाहिए, यूनिट लेस। अभी डेल्टा टी किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में आएगा। तो अल्फा भी किस में आएगा आपका, उसको ऐसे आएगा अल्फा, ताकि उसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए क्या बनेगा, डिग्री सेल्सियस का पावर -1 या फिर केल्विन का पावर -1। तभी जाके क्या होगा, डिग्री सेल्सियस का -1 इंटू डिग्री, डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नंबर आ जाएंगे, इसमें से नंबर आ जाएंगे। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना आता है, इसी यूनिट्स में आते हैं आपका, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, ओ जनता, एक मिनट थाम। डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में जितना आता है, डेल्टा टी केल्विन में भी उतना ही आता है। म्हणजे काय है, म्हणजे अगर मैं आपको पूछूं 10 डिग्री सेल्सियस से मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के कितना किया, 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना बनेगा डेल्टा टी। 20 - 10 कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। सही बात है ना। 10 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन के बराबर होता है, 283, क्योंकि 273 प्लस 10 आ जाएगा ना, नहीं। और 20 डिग्री सेल्सियस कितने टेम्परेचर होता है, 293। तो बताओ इसमें डेल्टा टी का वैल्यू कितना आएगा, तो भी 10 केल्विन। तो आप जो डेल्टा टी इस केस में जो इस्तेमाल करेंगे, वो डेल्टा टी को आप डिग्री सेल्सियस में लीजिए या फिर सुजल केल्विन में लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का। इसलिए केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंज इन डिग्री सेल्सियस या फिर चेंज इन केल्विन दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत वाली बात। क्वेश्चन लिखिए। एक रॉड है, इसका लेंथ है 3 मीटर का। अल्फा गिवन है 4 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 90 डिग्री सेल्सियस तक आपने गर्म किए। फाइंड, पहला, चेंज इन लेंथ। दूसरा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तीसरा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। कृष्ण कृपा हो तो भी कृष्ण का नाम ले सकोगे। अच्छा, आप लोग कल सुबह मतलब फ्रेश माइंड में पढ़ोगे ना, मतलब ऐसे नहीं सोच कि कल एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है। नहीं, ऐसे मत करना, क्योंकि इसलिए मैंने रोटेशन छोड़ दिया। ठीक है ना, तो कल फ्रेश, क्योंकि कल का जो पॉइंट होगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे के सारे। तो इसमें तो कि एग्जाम, एग्जाम है, उस प्रेशर में नहीं बोलेंगे, ठीक है एग्जाम में देखा जाएगा, वो प्रिपरेशन हो गया हमारा। तो वो केमिस्ट्री के लिए सोचना है ना, फिजिक्स मत सोचना, कि कल जो पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट सारी चीजें रहेंगे, तो बस वो ध्यान रखना, बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, कि दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस मत लेना बस। इसलिए मैंने रोटेशन निकाला, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई रिमूव रोटेशन। इलास्टिक इलास्टिसिटी के ऊपर आएगा। लेवल तो एग्जाम होने के बाद पता चलेगा, अगर पढ़ाई की होंगे तो अच्छा लेवल होगा, अगर पढ़ाई नहीं की हो तो बुरा लेवल होगा। अच्छा, मतलब पढ़ाई नहीं किया तो इसका मतलब, आया आंसर इसका। हाँ, सिंपल सिंपल।
पहले तो चेंज इन लेंथ निकाल देंगे। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला अपने को पता है, तीन फॉर्मूला है अपने बस। चेंज इन लेंथ मतलब कितना आएगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला कितना बनेगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। अल्फा कितना आ रहा है, 4 × 10⁻², कितना आएगा, -4। डेल्टा टी कितना आ रहा है, 80 आ रहा है ना। तो कितना बनेगा, 8×3 = 24, 96। 96 इंटू कितना आ रहा है, 10⁻³ आ रहा है। -3 आ रहा है, हाँ सही बात है। तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 096, इतना आ जाएगा। सही बात है ना। उसके बाद क्या पूछे, फाइनल मतलब एल। एल का वैल्यू कितना आएगा, एल नॉट प्लस डेल्टा डाल ऐसे लिख ले, मतलब मेहनत काहे करे। अच्छा आपको भरोसा नहीं आ रहा है, ठीक है। एल नॉट 1 प्लस कितना आता है, अल्फा डेल्टा टी आता है ना, ऐसे है ना फाइनल फॉर्मूला। तो इसको ऐसे नहीं लिख लेंगे, एल नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये क्या होता है, डेल्टा एल ही तो है ना। तो हम क्या करेंगे, चेंज इतना हुआ, पहले था 3 मीटर का, तो फाइनल लेंथ कितना बनेगा, 3.096 आएंगे। इतना तो मेरा घर का बाई भी कर लेती है समझ के, ठीक है ना। हाँ। अब सी में क्या, फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा डेल्टा एल अपन एल नॉट है ना, इनिशियल लेंथ लेना है, फाइनल लेंथ नहीं लेना है, डेल्टा एल नॉट अपन एल। डेल्टा एल कितना आएगा, 0.096 अपन इनिशियल लेंथ कितना 3 था, इंटू आ जाएगा 100। ये बनेगा आपका परसेंटेज चेंज। अरे मैं कर क्या रहा हूँ ये। अच्छा फ्रैक्शनल, अच्छा फाइनल लेंथ, ओके ओके ठीक। ये फोड़ा करने, फोड़ कर दे, फोड़ कर दे, मैं वही सोचा आप लोग कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं, सही बात है, गुड। तो 360 करेंगे इसको। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना बनना, फ्रैक्शनल चेंज आपका यही बन जाएगा आपका। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज, 3 से कैंसिल तो कितना बनेगा आपका, 0.032, ये बनेगा फ्रैक्शनल चेंज। और परसेंटेज चेंज के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3.2%, ये आपका आंसर। क्या बोल रहे हो, चेंज इन लेंथ ना। नहीं नहीं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ना। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। नहीं नहीं, परसेंटेज चेंज मतलब यही होता है, डेल्टा एल पर फ्रैक्शनल चेंज का इंटू 100 परसेंटेज चेंज होता है। हाय राम, इसका चेंज नहीं होते वो, ऐसे नहीं होते, 0.996 नहीं आएगा इसमें, है ना, चेंज पर से नहीं आते। अच्छा मान चलो ना, आपको ऐसे सवाल दिया है एक, मान चलो ऐसे पूछा है कि दो रॉड ऐसे लगा हुआ है ऐसे, एक रॉड ऐसे और एक रॉड ऐसे है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, ठीक है ना। तेरे को खड़े होने के लिए बोला, बैठने के लिए नहीं, हाँ राजा ऐसे ऊपर बैठ गया। लाइक, लिखो। इफ द चेंज इन लेंथ, if the change in length in L1 and L2, if the change in length in rod L1 and L2 is same, if the change in length in rod L1 and L2 is same on increasing temperature T, on increasing temperature, on increasing temperature T degree Celsius, on increasing temperature T degree Celsius, find L1 upon L1 plus L2। अच्छा जिसका अल्फा जितना ज्यादा होगा, उससे, उसका मतलब क्या है, वो टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा एक्सपांड करेगा, है ना, अल्फा का मतलब वही है, ठीक है ना। अभी उसमें क्या बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि इसका L1 अलग है, L2 अलग है, अल्फा अलग है, अल्फा 2 अलग अलग है। मैंने टी दोनों को, इसको पूरा कितने के, इसको दोनों को ऐसे टी से बढ़ाया, ऐसे ठीक है, टी से बढ़ाया। और इसमें जितना डेल्टा एल हुआ उसमें भी उतना ही डेल्टा एल हुआ, ऐसे पूछ, ऐसे बोला है। तो पूछा है कि बताओ इसका रेशियो कितना आएगा, तो क्या करेंगे, पहले जी डेल्टा दोनों का सेम कर लेंगे। तो डेल्टा L1 सवाल में क्या दिया है, जो डेल्टा L1 ये किसके बराबर आएगा आपका, डेल्टा L2 के बराबर। डेल्टा L1 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, डेल्टा L1 इसमें चेंज हुआ कितना, तो L1 इंटू
अल्फा डेल्टा टी। अच्छा ऑब्वियसली L1 अल्फा होने इक्वल टू कितना बनेगा, सही बात है ना। चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ L1 था, इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा, L2 अल्फा टू डेल्टा टी। दोनों में चेंज इन टेम्परेचर सेम ही है आपके पास। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जो L1 अपन L2 आ रहा है वो कितना आएगा, अल्फा टू अपन आएगा अल्फा वन। ये तो L1 अपन L2 का रेशियो निकल गया। हमें क्या पूछा है, L1 अपन L1 प्लस L2। तो कोई बात नहीं, L1 अपन अगर L1 प्लस L2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, अल्फा टू तो अल्फा टू रहेगा, L1 के जगह में क्या आ जाएगा अल्फा टू, और L2 जगह में कितना आएगा अल्फा वन। ये आपका आंसर है। वो कंपाउंड डिविडेंड वगैरह करते हैं ना ऐसे, जब ये इसके साथ प्रोपोर्शनल है इसके साथ प्रोपोर्शनल है, L1 अपन L1 प्लस L2, अल्फा टू अपन अल्फा टू प्लस अल्फा वन, ऐसे आ जाएगा, रेशियो में आते हैं ऐसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम हो गया क्या? 25 मिनट पहले बोलने से बोलते हो हाँ हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ उसका घड़ी देख लिया। कुछ तो मैंने, हाँ मैंने बोलने की सोच रहा था एक्चुअली। बैठ जा, हाँ बैठ जा, बैठ, तू ही बैठ जा अभी। हाँ। अरे पहले ट्रैकिंग के लिए लेके जाएंगे, ट्रैकिंग के लिए जनवरी फर्स्ट वीक में सोच रहे लेके जाएंगे, जनवरी फर्स्ट वीक। बहुत देर हो जाएगी। तो मतलब बच्चा कितना दिन है, कौन सा बैक ऑफिस से, बैक ऑफिस बैठ, बैठो। बोलो कि वो छुट्टी खत्म होने जाने का। बैठो। है क्लास में बीच में भागते रहते हो। इसको बंद कर उसको, तो चलेगा ना। गलती आपका ही है ना। हाँ, ठीक है। तू काहे टेंशन ले रही। अच्छा बता, ज्ञानेश्वर महाराज बता, ज्ञानेश्वर महाराज कौन थे? उनके पिताजी एक सन्यासी थे ना पहले। तो एक्चुअली भगवान उनको एक बार सपने में आते हैं। तो भगवान आके बोलते बोलते हैं कि आप सन्यास तो हैं, परंतु जो संत जो नामदेव महाराज वो सिर्फ आई थिंक 21 साल सिर्फ जिंदा, 21 साल के बाद वो समाधि ले लेते हैं ना। तो मतलब पॉइंट ये था कि जो क्वांटिटी ऑफ लाइफ जीने से अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना बहुत अच्छा है नहीं। तो संत नामदेव जब संत नामदेव महाराज जब उनका दो तीन भाई बहन थे शायद ऐसे कुछ, तो उनके जो पिताजी थे उनके पिताजी को भगवान सपने में आके बोले थे कि एक महान आत्मा का जन्म हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका पिताजी आप बने। क्योंकि सन्यासी थे ना, तो कोई अगर बच्चा का बहुत अच्छा बच्चा का जन्म होना चाहिए तो उसके पिताजी तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। तो उस टाइम पे वो सन्यास आश्रम, तो भगवान बोले थे कि सन्यास आश्रम आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको गृहस्थ आश्रम लेना पड़ेगा, परंतु ये बात आप किसी को बोलना मत। मतलब इससे हमारे अंदर की बात है। तो बाद में क्या होता है, बाद में जब उनके जो पिताजी शादी कर लेते हैं तो बाहर के लोग बोलते हैं सन्यासी से गृहस्थ बन गया, तो फॉल डाउन हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी में क्या बोलते हैं, बहिष्कार कर लेते हैं ना, बहिष्कार कर लेते सोसाइटी में। तो सोसाइटी में उनको बहिष्कार कर लेते हैं और उसके बाद उनके जो बेटा वगैरह को अछूत बोलते हैं। पर बाद में क्या होता है, बाद में जब एक बार वो भैंस के मुंह से भी क्या बुलवाते हैं, वेद बुलवाते हैं ना, पूरा श्लोक पूरा पाठ करते हैं। बेड़ा मतलब मे, मेल बेल। अच्छा बुफालो तो मेल ही होता है ना। अच्छा भैंस, ओके भैंस, ओके। हाँ भैंस का मेल, ठीक है चलो। तो भैंस का मेल से मुझे वो शास्त्र से वगैरह बोल देते हैं। तो उस टाइम पे वो सारे पंडित वगैरह आके बोलते हैं कि कौन है आपका गुरु कौन है। तो वो बोलते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज ना, ज्ञानेश्वर महाराज। तो बोलते हैं ज्ञानेश्वर महाराज है। तो ये तब बाद में फिर से उनको वो समझते हैं एक्चुअली इस चीज़ को। और 21 साल के उम्र में क्या करते हैं, वो समाधि ले लेते हैं। मतलब सोचो तो कितना डेडिकेशन होता है। इसमें से दो चीज सीखने के लिए है। एक चीज तो अगर हम हमारे प्यूरिटी मेंटेन कर रखेंगे, लाइक मैं उस टाइम का बात कर रहा हूँ शादी होने के बाद, जब आप मतलब जब आप बच्चे वगैरह जन्म वगैरह देंगे, जितना प्यूरिटी आप मेंटेन करके रखेंगे ना तो प्रोजनी बहुत अच्छा होता है। देखो संत ज्ञानेश्वर महाराज को जन्म देने के लिए भगवान किन को चूज करे, एक सन्यासी को चूज करे। तो ऐसे बाह्य दृश्य दिखने के लिए देखने के लिए ऐसे लग सकता है कि सन्यासी बाद में शादी कर लिया, पर ऐसे एक्चुअली में नहीं था, दैट वाज प्लान ऑफ द लॉर्ड। तो सोच के देखो, अगर आप ब्रह्मचर्य वगैरह मतलब पालन करेंगे और आप लोग अगर चैस्टिटी अगर मेंटेन करेंगे, फिर नो वन शुड टच यू एंड यू शुड नॉट टच एनीवन। तो जब हम उस चीज को जब फॉलो करेंगे ना, तो हम लाइफ में तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, आफ्टर लाइफ ऑल्सो विल बिकम वेरी हैप्पी। बिकॉज
जितना हम प्योर रहेंगे ना, उतना हमारे अंदर डिटर्मिनेशन रहेगा। जितना हम हमारा कॉन्शियसनेस को इम्प्योर करेंगे, उतना हम डरना स्टार्ट करेंगे, हमें डर लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे, हमें सोच नहीं पाएंगे हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सी, अगर आप जैसे कि ये चार नियम को अगर तोड़ रहे हो, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स एंड इंटॉक्सिकेशन, ये चार चीज को आप तोड़ रहे हो ना, तो आपको मन में हमेशा डर रहेगा। हमेशा डर लगेगा, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे, डिटर्मिनेशन नहीं आएंगे, बहुत ही फ्लक्चुएट होते हैं माइंड। पाप करने से हम कभी डिटर्मिनेशन नहीं हो सकते। सो दैट्स वाई सन्यासी को चूज किए संत हमारा कौन, ज्ञानेश्वर महाराज को जन्म देने के लिए। और ईश्वर महाराज भी लाइफ में कितना तकलीफ सहने के बाद भी उन्होंने भगवत कमेंट्री लिखा। उन्होंने अपना जिस काम के लिए आए थे, ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि मुझे भगवान ने भगवत कमेंट्री लिखने के लिए बोले भेजे थे, मैंने आ गया, कमेंट्री लिख दिया, अब जा रहा हूँ मैं 21 साल की उम्र में। तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे थे, फिर भी अपना लक्ष्य से कभी वो विच्युत नहीं हुए। उसी प्रकार के हमारा लाइफ में भी, जब हम हमारा अगर लक्ष्य अगर फिक्स है ना, तो कभी उधर से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए हमें, कभी भी कितना भी तकलीफ आ जाए जूझ के रहना चाहिए। तो दो चीज सीख सकते हैं, एक तो उनके पिताजी के लाइफ से, दूसरा कौन सा, ज्ञानेश्वर महाराज की लाइफ से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सिर्फ 22 क्वेश्चन कर लेना एक्सरसाइज का। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल एक दो तीन कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल एक दो तीन कर लेना। उसी का, हाँ उसी का ही। और कल आपके लिए बहुत सारे असाइनमेंट्स होगा जो आपको मंडे तक करने हैं। ठीक है, कल होगा पर।